बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। वर्ल्ड कप सन 2023 जो कि इंडिया में खेला जाना है, तो वो कितना दिलचस्प होगा, उसमें कितने अपसेट होंगे, तो ये तो वर्ल्ड कप शुरू होगा जब, तो उसमें पता चलेगा। लेकिन जो क्वालिफायर राउंड में जिस तरह के अपसेट हुए, तो आप के वहम गुमान भी नहीं होगा कि पहले वेस्ट इंडीज की टीम बाहर हो गई। बहुत सारे लोग अफसरदा हुए, शायकीन क्रिकेट अफसरदा हुए, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम वो टीम थी कि जिन्होंने पहले 2 वर्ल्ड कप अपने नाम किए, यानी यकतरफा मुकाबलों के बाद ये वर्ल्ड कप उन्होंने जीते, 1975 का और 1979 का। लेकिन आज दूसरा अपसेट हुआ जिम्बाब्वे की टीम, जिन्होंने वेस्ट इंडीज को हराकर अपसेट किया था, और जिम्बाब्वे की टीम की तारीफें हो रही थी। शायकीन क्रिकेट के मुबस्सिरीन जो थे, वो ये उम्मीदें लगाए हुए थे कि जिम्बाब्वे की टीम का वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना तो यकीनी है। बहरहाल ये टीम जिस तरह के फॉर्म में है, तो शायद ये अपसेट करे वर्ल्ड कप में। लेकिन उनके साथ भी इस तरह हुआ कि वो भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आई। स्कॉटलैंड की टीम ने, जिन्होंने अपने गुज़िश्ता मैच में वेस्ट इंडीज की टीम को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप से फारिग किया था, और स्कॉटलैंड की टीम की वेस्ट इंडीज के खिलाफ कामयाबी में जिन 2 खिलाड़ियों ने अहम रोल अदा किया था, एक थे उनके विकेट कीपर बैट्समैन क्रूज, और दूसरे थे उनके जो फास्ट बॉलर हैं ब्रेंडन मैकमिलन, जिन्होंने 3 विकेटें भी ली थी और साथ साथ 69 रन की शानदार इनिंग्स भी खेली थी, और क्रूज ने भी 50 स्कोर की थी। तो उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ यकतरफा मुकाबले के बाद कामयाबी समेटी थी, और यूं लग रहा था कि शायद ये गैर मुतवक्को तौर पर हुआ है। शायद स्कॉटलैंड की टीम में इतना दमखम नहीं होगा कि ये जिम्बाब्वे की टीम को बिछाड़ सके, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम काफी फॉर्म में थी। आपने देखा कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान शाहीन के खिलाफ भी उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन इस तरह हुआ नहीं। स्कॉटलैंड के खिलाफ जिम्बाब्वे की टीम जो थी, वो ये मैच 31 रन से हार गई और खुद भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। यानी जिस जिम्बाब्वे ने वेस्ट इंडीज को बाहर किया था, तो वर्ल्ड कप के लिए वो भी क्वालिफाई नहीं कर सके और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। अपने इस व्लॉग में हम जिम्बाब्वे की टीम की शिकस्त की वजूहात का भी जायजा लेंगे, नाक़िस परफॉर्मेंस का भी जायजा लेंगे, और आखिर में आपको आकिब जावेद ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है, जो अजीब व गरीब गुफ्तगू की है, तो उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे अपने उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो जिम्बाब्वे के लिए ये डू एंड डाई मैच था। जिम्बाब्वे अगर ये मैच जीतती, तो उनका वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना यकीनी था, और सबको ये उम्मीद थी, सबको ये यकीन था कि जिम्बाब्वे की टीम की बैटिंग लाइन जिस तरह फॉर्म में है, जिस तरह उनके बैट्समैन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो शायद स्कॉटलैंड जो है वो आसानी से उनके लिए तरना वाला साबित हो, स्कॉटलैंड को वो हरा दे। लेकिन इस तरह हुआ नहीं। जिम्बाब्वे की टीम के बैट्समैनों के जो है हाथ पांव जो हैं वो फूल गए थे, और वो टीम जिसने वेस्ट इंडीज को हराया था, जिसने क्वालिफायर मरहले में अच्छी क्रिकेट खेली थी, तो स्कॉटलैंड के खिलाफ अहम मैच में उन्होंने हथियार डाल दिए, और ये मैच स्कॉटलैंड की टीम ने 31 रन से जीता। तफसीलात भी थोड़ी आपके साथ शेयर करते हैं। जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस जीता, पहले उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया। स्कॉटलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी की। उनके जो टॉप ऑर्डर के 4 बैट्समैन थे, उन्होंने अच्छे रन बनाए। आपके साथ शेयर भी कर लेते हैं। क्रिस्टोफर मैकब्राइड, उन्होंने बनाए 28 रन। उन्होंने 45 गेंदों का सामना किया, 2 उन्होंने चौके लगाए। साथ साथ मैथ्यू क्रूज, जिसका मैंने आपको पहले बताया विकेट कीपर बैट्समैन है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी उन्होंने निसफ सेंचुरी स्कोर की। तो इस मैच में भी उन्होंने 75 गेंदों पर 38 रन बनाए, 2 उन्होंने चौके लगाए। इन्होंने स्लो बैटिंग की इब्तिदा में, लेकिन चूंकि पिच जो थी बैट्समैनों के लिए खासी मुश्किल थी, और उन्होंने मुश्किल पिच को समझकर जो है अपनी इनिंग जो है वो बिल्ड की और टीम का स्कोर बढ़ाने की कोशिश की। इसके अलावा जो उनके बेहतरीन ऑलराउंडर हैं ब्रेंडन मैकमिलन,
उन्होंने 34 गेंदों पर 34 रन बनाए, 6 उन्होंने चौके लगाए। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्कॉटलैंड की फतह में कलीदी किरदार अदा किया था। इस मैच में भी उन्होंने 2 विकेटें भी ली और 34 गेंदों पर 34 रन बनाए। 1 डाउन पोजीशन पर ये आए। साथ साथ जोर मुनसे उन्होंने 31 रन बनाए, 52 गेंदों का उन्होंने सामना किया और उन्होंने 2 चौके लगाए। स्लो खेले, इब्तिदाई जो उनके 4 बल्लेबाज थे वो स्लो खेले, लेकिन उन्होंने इनिंग्स बिल्ड की, अपनी टीम की इनिंग्स को बिल्ड किया। इसके बाद जो बैट्समैन थे, जिस तरह ब्रिंगटन थे, वो सिर्फ 7 रन बना सके। इसके अलावा मैकेंटिश 13 रन उन्होंने बनाए। लेकिन 7वें नंबर पर आने वाले खिलाड़ी माइकल लीस, जो उनके स्पिनर भी हैं, उन्होंने 48 रन बनाए। 34 गेंदों पर उन्होंने रन स्कोर किए, 3 उन्होंने चौके लगाए, 2 उन्होंने छक्के लगाए। 141.18 उनका स्ट्राइक रेट रहा। और इसके अलावा मार्कवेट ने 15 गेंदों पर 21 रन बनाए, उन्होंने 3 चौके लगाए। जिम्बाब्वे की बॉलिंग की अगर बात करें, निगारवा ने 9 ओवर में 42 रन दिए, उन्होंने 1 विकेट हासिल की। इसके अलावा मजरबानी ने 9 ओवर में 49 रन दिए, वो कोई विकेट नहीं ले सके। इसके अलावा जो चिटारा हैं, उन्होंने 7 ओवर में 46 रन दिए, उन्होंने 2 विकेटें ली, खासे महंगे साबित हुए। उनके मशाक ज़्यादा हैं, उन्होंने 5 ओवर में 18 रन दिए। सीन विलियम ने 10 ओवर में 41 रन दिए, उन्होंने 3 विकेटें ली। और सिकंदर रजा हस्बे रवायत उन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 34 रन दिए। यानी सबसे नपी तुली बॉलिंग अगर की तो वो सिकंदर रजा ने की। जिम्बाब्वे की बैटिंग की अगर बात करें तो उनके टॉप के 4 जो बल्लेबाज थे वो बिल्कुल नाकाम हुए। जो उनके विकेट कीपर हैं जोएल लॉर्ड गंबे, वो बगैर कोई रन बनाए पहली बॉल पर आउट हुए। जो उनके कप्तान है ग्रेग इरवन, वो भी सिर्फ 2 रन बना सके। तो खाया हैं, वो भी नाकाम हुए, सिर्फ वो 12 रन बना सके। सीन विलियम है, वो भी उनके टॉप के बल्लेबाज हैं, वो भी नाकाम हुए, वो भी सिर्फ 12 रन बना सके। बाद में सिकंदर रजा ने मजाहमत जरूर की, 34 रन उन्होंने बनाए, 40 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 2 चौके 1 छक्का उन्होंने लगाया। बेहतरीन बल्लेबाजी की उनके जो रायन बर्ल हैं, उन्होंने 83 रन बनाए, 84 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 8 उन्होंने चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। लेकिन अहम मौके पर वो भी अपनी विकेट गंवा बैठे। साथ साथ जो सिकंदर रजा है, उन्होंने भी अहम मौके पर अपनी विकेट गंवाई। के वेस्ले मडावरे जो हैं, उन्होंने 40 रन बनाए, 39 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 3 उन्होंने चौके लगाए, 1 उन्होंने छक्का लगाया। लेकिन बाद में आने वाले बैट्समैन जो थे वो भी फेल हुए, टॉप ऑर्डर भी फेल हुआ। दरमियान में ये 3 बैट्समैन चले, सिकंदर रजा, बर्ल और मडावरे, इन्होंने मजाहमत जरूर की। लेकिन जो बाद में आने वाले बैट्समैन थे और जो पहले टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे, वो कोई खास कारकर्दगी का मुजाहरा न कर सके। यूं जिम्बाब्वे की जो पूरी बारी थी वो 203 रन पर सिमट गई और स्कॉटलैंड ने ये मैच जो था ये 31 रन से जीतकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उनकी ये बड़ी कामयाबी है। स्कॉटलैंड की बॉलिंग की अगर बात करें तो क्रिस सोल ने 7 ओवर में 33 रन दिए, उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी उन्हें मिला। ब्रेंडन मैकमिलन है, उन्होंने 8 ओवर में 31 रन दिए, 2 विकेटें उन्होंने ली, तो उन्होंने ऑल राउंड परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। सफियान शरीफ ने 6.1 ओवर में 38 रन दिए, उन्होंने भी 1 विकेट हासिल की। मार्क वेट ने 9 ओवर में 36 रन दिए, उन्होंने भी 1 विकेट ली। क्रिस ग्रीन ने 5 ओवर में 29 रन दिए, उनके हिस्से में भी 1 विकेट आई। और लीस ने 6 ओवर में 33 रन दिए, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी भी की थी। अपनी टीम का स्कोर 234 रन तक पहुंचाने में उनका कलीदी किरदार रहा। इस मैच में अगर स्कॉटलैंड की कामयाबी को देखा जाए तो उनकी कामयाबी में उनका जो टॉप ऑर्डर है उसने कलीदी किरदार अदा किया। मैंने आपको पहले बताया, स्कॉटलैंड की पहली विकेट गिरी 56 रन पर, दूसरी विकेट गिरी 102 रन पर, तीसरी विकेट गिरी 105 रन पर, चौथी विकेट गिरी 118 रन पर। यानी उनकी जो चौथी विकेट गिरी वो 118 रन पर गिरी। जबकि दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की बात करें तो उनका टॉप ऑर्डर फेल हुआ, उनकी 4 विकेटें जो थी वो 37 रन पर गिर चुकी थी। 5वीं विकेट फिर गिरी उनकी 91 रन पर। सिकंदर रजा आउट हुए। सिकंदर रजा और बर्न के दरमियान पार्टनरशिप हुई,
54 रन की। उसके बाद जो बर्ल है और मडावरे के दरमियान पार्टनरशिप काम हुई, ये पार्टनरशिप तवील थी, 73 रन की थी। 166 रन जब जिम्बाब्वे का स्कोर हुआ तो जो मडावरे हैं वो आउट हुए। उसके बाद जो मसाकर्जा आए वो भी जल्दी आउट हुए, जिसकी वजह से बर्ल पर प्रेशर बढ़ा और उन्होंने शॉट्स खेलने की कोशिश में अपनी विकेट भी गंवाई और यूं जिम्बाब्वे की टीम जो थी 203 रन बनाकर ऑल आउट हुई। इस बार वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर मरहला था उसमें बड़े अपसेट देखने को मिले, यानी जो दो टॉप की टीमें थी क्वालिफायर मरहले की, मैं उसे टॉप की टीमें कहूंगा, एक वेस्ट इंडीज और दूसरी टीम जो थी वो जिम्बाब्वे, जिनके बारे में ये वसूख से कहा जा रहा था कि क्वालिफायर मरहले से ये आगे पहुंच जाएंगी। वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में तो सबको ये यकीन था, जिम्बाब्वे ने जिस तरह वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी तो फिर जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें जो थी ये लोगों की नजरों में आई, शायकीन के नजरों में आई, क्रिकेट एक्सपर्ट के नजरों में आई और यही कहा जा रहा था कि ये दो टीमें क्वालिफाई करेंगी। श्रीलंका ने तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन जिम्बाब्वे जो थी वो आखिरी मरहले में अपना मैच स्कॉटलैंड जैसी कमजोर टीम के खिलाफ हार कर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। यकीनन ये बहुत बड़ा अपसेट है और वर्ल्ड कप से पहले मैंने आपको कहा कि इतने अपसेट हो रहे हैं तो वर्ल्ड कप में कितने अपसेट होंगे। ये वर्ल्ड कप शुरू होगा अक्टूबर में, 5 अक्टूबर से, तो ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल जिम्बाब्वे की शिकस्त में उनके बॉलर्स का, फास्ट बॉलर्स का भी कलीदी किरदार रहा, क्योंकि ये पिच जो थी ये फास्ट बॉलर के लिए भी खासी साजगार थी, लेकिन जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर जो थे वो इब्तिदा में स्कॉटलैंड के बैट्समैनों को आउट न कर सके। पहली 4 विकेटें लेने में उन्हें 118 रन देना पड़े। दूसरा अहम मरहले पर स्कॉटलैंड को काबू करने का जिम्बाब्वे के पास उस वक्त आया जब 168 रन पर स्कॉटलैंड के 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद के जो बैट्समैन थे, जिस तरह मैंने आपको बताया, लीज और साथ साथ जो उनके बैट थे, उन्होंने बरकरार इनिंग्स खेली और कम गेंदों पर ज्यादा रन बनाकर स्कोर को 234 रन तक पहुंचाया। आखिरी 8 गेंदों पर उन्होंने 18 रन स्कोर किए। इससे आप अंदाजा लगा लें कि उन्होंने किस तरह जो है बरकरारी से बैटिंग की और जिम्बाब्वे के बॉलर्स को आड़े हाथों में लिया। जिम्बाब्वे के बॉलर अगर टेलेंडर को कंट्रोल कर लेते, उन्हें आउट कर लेते, तो शायद स्कॉटलैंड की टीम 180-90 पर आउट हो जाती और जिम्बाब्वे के लिए यह हदफ आसान हो जाता, लेकिन उनके बॉलर से ना इब्तिदा में विकेटें ली गई ना आखिर में विकेटें ली गई, जिसकी वजह से वो ये मैच हार गए। बहरहाल ये वर्ल्ड कप जो है ये जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के बगैर खेला जाएगा। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से। तो पाकिस्तान के जो साबिक फास्ट बॉलर हैं आकिब जावेद, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और उनसे जब ये कहा गया कि पाकिस्तान के पास क्या चांसेस है कि वो इंडिया जाए न जाए, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आईसीसी में अहमियत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने तो पहले कहा था कि सियासत खेल अलग होना चाहिए, हमारी कोई सुनता नहीं है। दूसरा उन्होंने ये बात की, मुज़ाकराखेज़ बातें उन्होंने की, ये मुज़ाकराखेज़ बातें करते रहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि आप ताल्लुकात ठीक रखें, ताल्लुकात मामूल पर लाएं ताकि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों, इस तरह की रुकावटें ना हो। तो भाई अल्लाह के बंदे, पाकिस्तान ने तो किस चीज में रुकावट डाली है? अब पाकिस्तान तो इंडिया की मिन्नत नहीं कर सकता। मोदी की मिन्नत अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, पाकिस्तान किसी की मिन्नत तो नहीं कर सकता। क्रिकेट जो है वो एक खेल है और ये खेल जो है ये बराबरी की सतह पर होता है। इस तरह नहीं होता कि जी पाकिस्तान इंडिया जाए और इंडिया पाकिस्तान ना आए, अपनी मनमानियां करें। तो ये मनमानियों का मसला जो है ये खत्म होना चाहिए। जो दीगर इंटरनेशनल टीमें हैं सब की सब पाकिस्तान आ चुकी हैं, खेल चुकी हैं। इंडिया को कोई मसला नहीं है, इंडिया की हठधर्मी है और इंडिया की हठधर्मी का इलाज किसी के पास नहीं है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जी आप ताल्लुकात बेहतर करें, तो पाकिस्तान जो है वो तो हमेशा इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसके बाद जो है वो इंडिया साजिश करता है, उनके पॉलिटिशियन जो है वो साजिश करते हैं, मोदी साजिश करते हैं, बल्कि बीजेपी की सियासत जो है वही पाकिस्तान की मुखालफत पर चलती है, पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला झूठा जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उस पर चलती है। अगर आकिब जावेद को इन चीजों का नहीं पता तो वो पहले किसी से पता कर लें और फिर जबान जो है वो खोलें, फिर बात करें। अगर किसी चीज का पता ना हो तो मुंह बंदी रखें
تو اچھا ہے، وہ اچھے پلیئر رہے ہیں، لیکن انہیں چیزوں کا اگر پتہ نہیں ہے تو ہر چیز پر لب کشائی کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب ورلڈ کپ T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھیجی گئی، پاکستان میں کچھ لوگ اس طرح ہیں، کرکٹ سے وابستہ ہیں، کچھ سابق پلیئر ہیں، کچھ جو ہے کرکٹ ایکسپرٹ ہیں، تو ان کی اپنی منمانیاں ہوتی ہیں۔ عاقب جاوید نے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ جی یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین جو ہے وہ سابق کوئی لیجنڈری پلیئر ہو، اس طرح کا کوئی سابق کرکٹر ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ ڈپلومیٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹر کو کیا پتا ہے کہ جی کس طرح چیزیں مینج کرنی ہے۔ ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ عاقب جاوید ہو گئے، ساتھ ساتھ جو ہیں تنویر احمد ہو گئے، اس کے علاوہ یحییٰ حسینی ہو گئے، ساتھ جو ہیں سکندر بخت ہو گئے، وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ جب ٹی وی پر بیٹھتے ہیں تو ان کی کوشش خواہش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کی ٹیم جس طرح وہ ٹی وی پر سلیکٹ کریں تو چیف سلیکٹر جو ہے وہ اسی طرح کی ٹیم سلیکٹ کریں، تو پاکستان کرکٹ بورڈ جس طرح ہم چاہتے ہیں اسی طرح اسے چلایا جائے۔ ان کی مرضی کے مطابق نہ ٹیم سلیکشن ہو سکتی ہے، نہ کرکٹ بورڈ کو چلایا جا سکتا ہے۔ کرکٹ بورڈ جو چلانے والے ہوتے ہیں ان کا اپنا آئیڈیاز ہوتے ہیں، اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اور جو سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے یہ کوئی ایک بندہ فیصلہ نہیں کرتا، کوچ ہوتا ہے، کپتان ہوتا ہے، سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے، کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہوتا ہے۔ کرکٹ بورڈ کا چیئرمین اکثر مداخلت نہیں کرتا، لیکن سلیکشن کمیٹی کے اراکین ہوتے ہیں، ان کے مشورے سے جو ہے وہ ٹیم کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا میں جو T20 ورلڈ کپ کھیلا گیا، اس کے لیے جب ٹیم کا انتخاب ہوا تو ان لوگوں نے چیخا مارے جی فلانے کے ساتھ زیادتی ہوگی، فلانا آپ نے افتخار کو شامل کر دیا، یہ تو چاچا ہے، یہ تو بابا ہے، اس کی عمر 50 سال ہے، کسی نے کہا 60 سال ہے۔ یہی عاقب جاوید اور یہی سکندر بخت لگے رہے، لیکن آسٹریلیا میں جب اس نے انڈیا کے خلاف طوفانی اننگز کھیلی، ساؤتھ افریقہ کے خلاف شاندار اننگز کھیلی، تو ان کے منہ بند ہو گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ فیوچر کو بھی مد نظر رکھیں۔ ٹھیک ہے، فیوچر کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 1 2 3 کھلاڑیوں کو کسی سیریز میں، کسی ٹورنامنٹ میں، کسی ایونٹ میں موقع دیں۔ اگر کوئی چل سکے تو اچھی بات ہے، تاکہ وہ بیک اپ میں آپ کے پاس موجود رہیں، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ساری کی ساری ٹیم تبدیل کر دے۔ افغانستان کے خلاف ہم نے جو 3 T20 میچز کی سیریز تھی، اس میں جو شارجہ میں کھیلی گئی تھی، اس میں ہم نے ساری کی ساری ٹیم تبدیل کر دی تھی، اور وہ افغانستان جیسی کمزور ترین ٹیم کے خلاف شکست سے دوچار ہو کر پاکستان آئے تھے۔ تو عاقب جاوید صاحب اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی جس طرح آپ لگے ہوتے ہیں۔ آپ کی بات مانی جائے، آپ کی بات ضرور مانی جائے گی اگر اس میں وزن ہوگا۔ جس طرح آپ پاکستان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں، تو عاقب جاوید صاحب آپ تعلقات ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ، کوئی کلیہ، کوئی فارمولہ بتا دیں، تاکہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے کرکٹ بھی بحال ہو سکے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تو بڑا مسئلہ کشمیر کا ہے، اور عاقب جاوید صاحب اگر وہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس اتنی قابلیت، اتنا تجربہ، کوئی ویژن ہے، اس طرح کی تجاویز آپ کے پاس ہیں کہ انڈیا پاکستان کے سیاسی تعلقات، کھیلوں کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، تو اس سے اور بڑی بات کیا ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔